हेलो स्टूडेंट्स, हम आज लेके आए हैं थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, तो एक कंप्लीट चैप्टर हम इस एक वीडियो में कवर कर लेंगे, ऑल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है इसका पर्पज है कि कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सबका रिवीजन कराना। यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं दिए गए हैं, उसके लिए हम सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, थर्मोडायनामिक्स में कुछ बेसिक टर्म आती हैं, उन्हें सबसे पहले जानते हैं। जैसे एक टर्म होती है यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या होती है? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके ये यूनिवर्स कहलाते हैं। सिस्टम क्या है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। आप कुछ भी रिएक्शन का, कुछ भी चीज़ का स्टडी कर रहे हैं तो वो जो है आपके लिए सिस्टम है। सराउंडिंग्स क्या है? एवरीथिंग अदर देन सिस्टम। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये डायग्राम बना के। ये हमारे पास एक बीकर रखा हुआ है। ठीक है, और इस बीकर के अंदर रखा हुआ है रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर रखा हुआ है। तो जो रिएक्शन मिक्सचर है वो हमारे लिए क्या है? यहाँ पर सिस्टम है। बीकर एक बाउंड्री है और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या है? सराउंडिंग्स है। सराउंडिंग्स। याद रखो, जो बीकर है वो भी सराउंडिंग्स का पार्ट है, लेकिन वो सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करता है। ठीक है, इसलिए ये बीकर यहाँ पर क्या, एक बाउंड्री है। ये हमारे जो सिस्टम होते हैं ये होते हैं वही तीन तरह के। कौन कौन से तरह के होते हैं? तो ये आप ध्यान से देखिए। एक होता है ओपन सिस्टम, जैसे कि ना इसका इसका एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखो भाई। एक कप में चाय रखी हुई है ना, टी कैप टेन ए कप। तो आप देखते हो कि उसमें से वेपर्स बाहर निकलती हैं। ठीक है, वेपर्स बाहर निकलने में तो मास बाहर जा रहा है और चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। इसका मतलब जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो भी हो रहा है। तो ओपन सिस्टम उसे कहते हैं जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी दोनों ही पॉसिबल है। अब क्लोज हो गया। मान लो चाय कप में रखी हुई है, ऊपर से कोई प्लेट लगा दिया, उसको बंद कर दिया इस तरीके से, तो अब मास बाहर नहीं जाएगा, तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली। तीसरा सिस्टम होता है आइसोलेटेड। भाई आइसोलेटेड में इस तरीके से ना, जैसे कि थर्मोस फ्लास्क के अंदर चाय रख दो आप, तो थर्मोस फ्लास्क जो है वो क्या होता है? इंसुलेटेड वॉल से मिलके बना होता है। ये यहाँ पर क्या है? इंसुलेटेड वॉल। इंसुलेटेड वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो मास का ना एनर्जी का। अब आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स जानते हैं। जैसे एक टर्म होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका डेफिनेशन अपने दिमाग में रखो, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। मतलब सब्सटेंस का अमाउंट कुछ भी हो, उस पर डिपेंड जो प्रॉपर्टी ना करे उसी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सब इंटेंसिव के पार्ट हैं। अब बात करेंगे भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्या डेफिनेशन है इसका? डिपेंड अपॉन अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कम ज़्यादा करने से वैल्यू बदल जाती है। जैसे मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी का जितना भी फॉर्म है, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी एटसेट्रा, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात करें भाई स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है। आप सब बोलते हैं ना भाई ये स्टेट, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। तो वो स्टेट क्या है? तो देखिए, स्टेट जो है इट इज़ स्पेसिफाइड बाई टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये जो वैल्यू हैं ये डिफाइन करती हैं कि सिस्टम क्या है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनमें से किसी का वैल्यू चेंज कर दें तो स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ सिस्टम। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। पाथ फंक्शन क्या होते हैं? जो पाथ पे डिपेंड करें, डिपेंड्स अपॉन पाथ। जैसे वर्क डन, हीट। देन आगे चलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? तो याद रखेंगे जहाँ पर
टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब डेल्टा टी बराबर 0, ठीक है। टेम्परेचर T1 बराबर इनिशियल और फाइनल बराबर होंगे एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एडियाबैटिक प्रोसेस Q बराबर 0 है, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। आइसोबारिक प्रोसेस, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर इक्वल रहता है, मतलब P1 बराबर P2, तो डेल्टा P 0 हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ पे क्या रहेगा भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट V1 बराबर V2, तो डेल्टा V 0 आ जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, तो देखिए साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जहाँ पर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती हैं। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, तो जो चेंज है स्टेट फंक्शन का वो सब 0 हो जाएगा। डेल्टा E 0, डेल्टा H 0, डेल्टा S 0, डेल्टा G 0, ठीक है। फिर आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट याद रखना है आपको कि इट टेक्स प्लेस इन फाइनाइट स्टेप्स, मतलब फिक्स नंबर ऑफ स्टेप में होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ये होता है भाई इनफाइनाइट स्टेप्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं। फिर साइन कन्वेंशन आपको यहाँ ध्यान रहना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन में आप ऐसे सोचो भाई सिस्टम को कुछ भी मिल रहा है तो वो सिस्टम के लिए पॉजिटिव है। जैसे हीट गिवन टू सिस्टम तो प्लस का Q, हीट गिवन बाई सिस्टम माइनस का Q, वर्क डन ऑन सिस्टम प्लस W, वर्क डन बाई सिस्टम माइनस W, ये साइन याद रखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है किसका है, इंटरनल एनर्जी का। तो याद रखो भाई इसका सिंबल E भी होता है और U भी होता है। ऐसे ना एग्जाम में ये कई बार बदल भी देते हैं, कभी U यूज़ करते हैं कभी E। इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर हम आपसे एक और चीज़ बता देते हैं भाई, यूनिट की बात करते हैं तो एनर्जी का यूनिट तो जूल या किलो जूल होता है, लेकिन केमिस्ट्री में सारी वैल्यू पर मोल के लिए मेज़र होती हैं, इसलिए यूनिट हो जाता है किलो जूल पर मोल, ये भी ध्यान रखेंगे। डेल्टा E बराबर, भाई डेल्टा E क्या है यहाँ पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल E2 माइनस E1 हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंटरनल एनर्जी E है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इफ़ डेल्टा T इज़ ग्रेटर देन 0 देन डेल्टा E इज़ ग्रेटर देन 0। इफ़ डेल्टा E इज़ लेस देन 0 देन क्या हो जाएगा भाई, ऐसे भी बोल सकते हैं डेल्टा T इज़ लेस देन 0, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही इसका वेरिएशन होगा। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है जहाँ डेल्टा T 0 है वहाँ डेल्टा E 0 होता है, बिकॉज यहाँ मैंने लिख दिया बिकॉज डेल्टा T बराबर 0। इसका यूज़ होता है, इससे पता चलता है कि किस तरीके से जो है इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर से वेरिएशन हो रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात आती है तो हमें बस यही स्टेटमेंट याद रखना, डेल्टा E बराबर Q प्लस W, ठीक है। डेल्टा E इंटरनल एनर्जी चेंज, Q हीट, W वर्क डन। डेल्टा E बराबर QV होता है, इसका मतलब होता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट एब्जॉर्ब होगी, पॉजिटिव साइन है ना, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब वर्क डन के फॉर्मूले आपको हमेशा रिवाइज करने होते हैं। तो जब इरिवर्सिबल की बात आती है, अब कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में और उसकी पहचान क्या है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए याद रखो, इफ एक्सटर्नल प्रेशर remains constant, ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि भाई 5 लीटर गैस एक्सपेंड टू 15 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं बताओ विच व्हाट इज़ द वर्क डन इन दिस प्रोसेस।
तो जो लैंग्वेज होती है उसमें उसमें आपको ये पढ़ लेना है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर क्या है भाई, कांस्टेंट है, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो फॉर्मूला लगा देंगे W इरिवर्सिबल बराबर माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V, और इससे आंसर आ जाएगा आपका। फिर आता है भाई आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखेंगे, W रिवर्सिबल बराबर माइनस 2.3 nRT log V2/V1, और अगर वॉल्यूम नहीं है, प्रेशर दिया है, तो P1/P2 कैसे आ जाता है भाई, आप जानते हो बॉयल्स लॉ से P1V1 बराबर P2V2 होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा तो इसमें प्रेशर के टर्म में चेंज कर लेंगे। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, तो देखो जब कोई गैस वैक्यूम में एंटर करती है ना, इन वैक्यूम, तो जब वो गैस वैक्यूम में जा रही है तो उस गैस के ऊपर बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पे जीरो है, इसी को फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है, P एक्सटर्नल डेल्टा V। वर्क डन इन ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर के लिए आप यूज करोगे W बराबर nRT। ठीक है, अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ। अब दो तरह के प्रोसेस हैं, एक रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल होता है भी इनफाइनाइट स्टेप्स में, और इनफाइनाइट स्टेप्स को ना इस तरीके से, ये जो लाइन आपको दिखाई है इस तरीके से लाइन है, ये रिवर्सिबल की है, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट स्टेप्स हैं। अब इसमें भी एक पॉइंट है कि भाई ये डायरेक्शन दे रखी है, इसका मतलब क्या है भाई, इनिशियल वॉल्यूम यहाँ रहेगा और फाइनल वॉल्यूम इधर रहेगा। तो जब आप देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, V1 से V2 जा रहे हैं तो कम हो रहा है, तो जब वॉल्यूम कम हो तो उसको कंप्रेशन बोलते हैं। इसके अपोजिट वाला ये वाला साइन इधर जा रहा है, अब ये तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम V1 ये माना जाएगा, V2 ये माना जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंशन। और इरिवर्सिबल में यही चीज़ होगी, लेकिन क्या भाई यहाँ पे आप देख रहे हो ये इस तरीके से, ये तो ये क्या है, स्टेप्स हैं, मतलब फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, और यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है। डायरेक्शन पहचानो भाई, इधर से इधर जा रहे हैं हम, मतलब V1 यहाँ होगा, V2 यहाँ होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन। फिर अगर डायरेक्शन ये है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये V1 और ये V2 रहेगा, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेशन। इस तरीके से याद रख लेते हैं। दूसरा ग्राफ है जो डिफरेंट प्रोसेस आपने पढ़े उन सब को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में ही। तो देखो इस पॉइंट पर आप प्रेजेंट हो, इस पॉइंट से आप इधर की तरफ जा रहे हैं, देखो तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट होगा ना, ये प्रेशर है, तो इसलिए इसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। नीचे की तरफ जाओ आप, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा, इसलिए आइसोकोरिक हो गया। और ये जो प्रोसेस की लाइन है अभी आपको बताई थी, ये क्या है, अभी रिवर्सिबल है, और ये भी दो लाइन है। अब इसमें याद रखेंगे कि जो ऊपर वाली लाइन है वो आइसोथर्मल होती है, और नीचे वाली एडियाबेटिक होती है फॉर एक्सपेंशन। ये सब एक्सपेंशन है, ठीक है, आज सही से याद रहेगा। फिर एंथैल्पी, एंथैल्पी H होती है, और इसका फॉर्मूला होता है H बराबर E+PV। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, इनका सबका सम कर दिया तो क्या आ जाएगा, एंथैल्पी। इसके डिफरेंट डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1। डेल्टा H बराबर QP होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होगी, डेल्टा H। रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट के एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन आया है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। आप सारी टर्म का मीनिंग जानते ही हैं, R आपका वही जाना पहचाना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर एंड केल्विन। पर डेल्टा NG हमारे लिए नई टर्म है, इसका मतलब क्या है, तो डेल्टा N जैसे कि डिफरेंस है मोल का, तो मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट
माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये दोनों का डिफरेंस डेल्टा एन जी होता है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इसका फॉर्मूला याद रखेंगे आप, Q बराबर C डेल्टा टी, ठीक है, और Q बराबर एम एस डेल्टा टी। तो अब यहाँ पर S क्या है, तो S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है फॉर 1 ग्राम सब्सटेंट होती है, 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए होती है। तो जब यहाँ पर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे MS, तो क्या हो जाएगी हीट कैपेसिटी C इज़ फॉर m ग्राम, और CM, अब यहाँ पे CM जो है ना, इसका मतलब है वो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल होती है। तो जो हीट कैपेसिटी है उसे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो तो मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, देखो ये सब याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो QP बराबर होता है NCP डेल्टा T, ठीक है, इसी से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। CP बराबर तो क्या हो जाएगा DH/dt एट कांस्टेंट P, क्योंकि डेल्टा H QP के बराबर होता है। QB बराबर NCB डेल्टा T, तो CB बराबर dV/dt एट कांस्टेंट B, डेल्टा E किसके बराबर होता है QB के। रिलेशन बिटवीन CP एंड CB, तो CP माइनस CB बराबर R होता है, R मतलब गैस कांस्टेंट। अब मैं यहाँ पे लेके आया भाई इधर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा डिटेल में इसको फिर से देख लेते हैं। तो ये पहले बताया कि यहाँ पर Q बराबर 0 है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है डेल्टा E बराबर Q प्लस W, तो वो डेल्टा E बराबर W के बराबर रह जाएगा, क्योंकि Q तो 0 हो गया। इन एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है रियल गैस का, किसी भी गैस का एक्सपेंशन होगा तो क्या है भाई, डेल्टा E बराबर W बराबर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा E अगर नेगेटिव हो रहा है ना, तो इसका मतलब डेल्टा T भी नेगेटिव होगा। मैंने समझाया था आपको। इन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, भाई आइडियल गैस में वर्क डन 0 रहता है, तो इसलिए डेल्टा E भी 0, क्योंकि नो चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि आइडियल गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ वर्क डन 0 रहता है। इन कंप्रेशन ऑफ बोथ रियल एंड आइडियल, कोई भी गैस हो तो जब कंप्रेशन होगा तो उसके ऊपर काम किया जाएगा W पॉजिटिव, तो डेल्टा E पॉजिटिव, मतलब फाइनल टेम्परेचर विल राइज, तो यहाँ पर डेल्टा T क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। कुछ और रिलेशन हम लेके आए यहाँ पे, जैसे वर्क डन निकालना है तो डेल्टा E, तो ये W बराबर होता है NCB डेल्टा T फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ एडिशनल पॉइंट में ये हम याद रखेंगे, PB की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, TB की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, T की पावर गामा P की पावर 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। अब ये अगर PB की पावर गामा कांस्टेंट लिखा है और इसे एक्सपेंड करना हो तो आप ऐसे लिखेंगे P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अगर याद रहा ना आपको, तो ये फॉर्मूला आप आगे एक्सपेंड करके लिख लेंगे। ऐसे ही टेम्परेचर और प्रेशर वाले फॉर्मूले एक्सपेंड कर लेना। जो हमारे डिफरेंट गैसेस होते हैं उनके लिए CP और CB का जो वैल्यू है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे मोनो एटॉमिक गैस है तो 3/2R, CP 5/2R, डाई एटॉमिक गैस के लिए CB 5/2R 7/2R, पॉली एटॉमिक के लिए 3R और 4R। CP और CB के रेशियो को गामा पॉइजन्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो इधर जो वैल्यू है ना CP CB की, इसको यहाँ पे रखो, सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा भाई, 5/3 मतलब 1.67, 7/5 1.4, 4/3 1.33। फिर आता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब भाई बॉम्ब का मतलब ये मत समझना कोई एटम बॉम्ब है ये कैलोरीमीटर में एक टैंक होता है स्टील का, इसे बोलते हैं स्टील का बॉम्ब, ठीक है, वो टैंक है समझ लो। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज़ क्या है, मेजरमेंट ऑफ Q इसके अंदर होता है इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब जो हीट है उसका मेजरमेंट करते हैं, लेकिन वो मेजरमेंट जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम किया जाता है, क्योंकि हमारा जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है सब तरफ से बंद होता है,
तो यहाँ पर जो क्यू वी है वो निकल के आएगा, और क्यू वी जो है डेल्टा ई के बराबर होता है फॉर 1 मोल। वाटर कैलोरीमीटर, जो ऊपर वाला कैलोरीमीटर है, अगर भाई उसका ढक्कन हटा दिया, ठीक है, उसको ओपन हो गया वो, तो ओपन हो गया तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा? प्रेशर। सो मेजरमेंट ऑफ क्यू इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यूपी बराबर डेल्टा एच फॉर 1 मोल। यहाँ तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया। सबसे बड़ा पार्ट यही होता है थर्मोडायनेमिक्स में। अब इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ आते हैं। तो देखो, थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेफिनीशंस आपको पता हो, क्योंकि डेफिनीशन बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं भाई? थर्मोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं एंथैल्पी चेंज इन ए रिएक्शन। So enthalpy change for a reaction when all the substances are in their standard states at 1 bar pressure and 298 Kelvin temperature is called standard enthalpy change. डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज होती हैं, जैसे होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, मतलब डेल्टा एच नॉट फ्यूज़न, इसका ये सिंबल हो गया। अब फ्यूज़न का मतलब है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, तो जो यहाँ पर एनर्जी चेंज होगी उसी का नाम होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन, तो जब 1 मोल लिक्विड 1 मोल गैस में चेंज होगा। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन, इसका सिंबल हो गया, तो जब 1 मोल सॉलिड 1 मोल गैस में डायरेक्टली चेंज होगा तो सब्लिमेशन हो गया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, इसका सिंबल है। इसका डेफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर डेफिनीशन याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए इस पे ध्यान दें। क्या कहते हैं ये? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, मतलब रेफरेंस स्टेट। ठीक है, जब 1 मोल कंपाउंड बनता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है, और वो जो एलिमेंट हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, तब ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और इसमें निकलने वाली हीट को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। मैं आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंस स्टेट्स ले लिए हैं। जैसे हाइड्रोजन है, बहुत ही रेफरेंस स्टेट ना, मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट है जिसमें कोई एलिमेंट फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। हाइड्रोजन है तो भाई हाइड्रोजन एटम थोड़ी रहेगा, ये H2 गैस के फॉर्म में रहेगा। तो जो H2 गैस है वो हाइड्रोजन का रेफरेंस स्टेट है। क्लियर? ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम कैसे रहेगा भाई? ये O2 गैस के फॉर्म में रहेगा। ऐसे ही नाइट्रोजन का N2 गैस, फ्लोरीन का F2 गैस, क्लोरीन का Cl2 गैस, ब्रोमीन का Br2 लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर, और आयोडीन का आयोडीन सॉलिड होता है। कार्बन में ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल होती है, फॉस्फोरस में फॉस्फोरस वाइट, और सल्फर में सल्फर रोम्बिक। ठीक है, इतना याद रख लो, गारंटेड सब क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। ऑल मेटल्स, मेटल है तो क्या होगा? ऑल मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड इन देयर रेफरेंस स्टेट, केवल मर्क्यूरी इसका क्या है भाई? एक्सेप्शन है। मर्क्यूरी लिक्विड होता है, बाकी सारी मेटल क्या है? सॉलिड होती हैं। कोई भी देख लो मेटल। अब ये मत कहना सर गैलियम तो, अरे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना? अभी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो हाथ की हथेली पे भी रखोगे ना तो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है 25 डिग्री सेल्सियस होती है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन सॉलिड है? तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस, केवल मर्क्यूरी लिक्विड रहता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और याद रखें कि जो बाई कन्वेंशन डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन है ऑल एलिमेंट का और HN एक्वस का, वो 0 लिया गया है। तो ये हमारी जो नॉलेज है ना, वो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आती है। और कोई रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज निकालेंगे कैसे? तो भैया आप जानते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या होता है? रिएक्शन में फाइनल का मतलब प्रोडक्ट और इनिशियल का मतलब रिएक्टेंट।
तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन बराबर सम ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो क्या आ जाएगा, उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आ जाएगा। ठीक है, फिर आते भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो इसका सिंबल हो गया डेल्टा एच नॉट सी। एंथैल्पी चेंज इन द कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस को जलाओ, जितनी एनर्जी निकलेगी वो एंथैल्पी चेंज। अब एक बहुत ही रिलेटेड टर्म है भी कैलोरीफिक वैल्यू। अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बता रहा हूँ कि जो एंथैल्पी ऑफ कंबसन है, एनर्जी है ना, तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका होगा भाई किलो जूल पर मोल। जितनी भी एंथैल्पी हैं सबका यूनिट यही चलेगा। इसका मतलब जब 1 मोल ले लेंगे, है ना, 1 मोल ले लिया तो एंथैल्पी ऑफ कंबसन है। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, एनर्जी रिलीज इन द कंबसन ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। तो जब 1 ग्राम लेंगे तो जो एनर्जी निकलेगी उसका नाम कैलोरीफिक वैल्यू होगा। सो कैलोरीफिक वैल्यू बराबर डेल्टा एच नॉट कंबसन अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला बन जाता है और इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। फॉर ए रिएक्शन जो एंथैल्पी चेंज है, तो याद रखो भाई अगर कंबसन आ रहा है ना तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है आपको। कंबसन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और बाकी सब केसेस में क्या रहता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अरे भाई एटमाइजेशन का मतलब क्या है, किसी सब्सटेंस को एटम में बदलना। सो एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस एटम्स। जैसे सोडियम सॉलिड होता है, तो सोडियम सॉलिड को इतना एनर्जी दो, इतना एनर्जी दो कि सोडियम गैस में चेंज हो जाए, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गई। ऐसी CH4 गैस है, ये मॉलिक्यूल हो गया, इसको इतना हीट दिया कि कार्बन गैसियस और हाइड्रोजन गैसियस में टूट जाए, तो वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा एच नॉट बॉन्ड। तो एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, मतलब एक जैसे 1 मोल बॉन्ड होने चाहिए। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डेल्टा एच नॉट बॉन्ड बराबर क्या होता है, डेल्टा एच नॉट एटमाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक में एक ही तो बॉन्ड होगा, तो जो एटमाइजेशन एनर्जी है वही बॉन्ड एनर्जी है। जैसे H2 गैस तो 2H गैस, बॉन्ड एनर्जी बराबर एटमाइजेशन एनर्जी। लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में कई सारे बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी और एटमाइजेशन एनर्जी बराबर नहीं होंगी, वो दोनों अलग अलग होंगी। जैसे CH4 गैस है, तो यहाँ एक CH4 को तोड़ने के लिए ना 4 बॉन्ड हैं इसके अंदर, ठीक है, CH 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 CH। तो एटमाइजेशन एनर्जी तो ये हो गई है ना। यहाँ पर ये जो एनर्जी अभी क्या है, डेल्टा एच नॉट एटमाइजेशन है, लेकिन 4 बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिवाइड बाई 4। ध्यान रखेंगे ये। फॉर ए रिएक्शन, अभी पता है कि जब बॉन्ड एनर्जी लेंगे तो फिर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आप देख रहे हो भाई बहुत टाइम लगता है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, और बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, इसलिए मैं सारी डेफिनेशन एक एक बढ़िया से समझा रहा हूँ आपको। पूरा इसको देखते जाइए, और इसके बाद आप डायरेक्ट PYQ ले लीजिए नीट के, और सब सॉल्व होने लग जाएंगे। हम आगे आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर लेके आएंगे जो अपने आप में यूनिक होंगे। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब डेल्टा एच नॉट न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो न्यूट्रलाइजेशन का सिंपल मतलब है एसिड और बेस की रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज अपॉन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बाई 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, एक एसिड बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होती है। अब अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा देखा गया एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। डेल्टा एच नॉट न्यूट्रलाइजेशन बराबर -57.1 किलो जूल या फिर -13.7 किलो कैलोरी। माइनस साइन क्या बता रहा है भाई, हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इफ बोथ एसिड एंड बेस और वन ऑफ दम इज वीक, मतलब एसिड या बेस में से कोई एक या दोनों वीक हैं, तो क्या होगा, तो भाई एनर्जी कम निकलेगी।
तो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लेस देन 57.1 इन मैग्नीट्यूड, बिकॉज some energy is absorbed in the ionization of weak acid और base। हमारा वीक एसिड और बेस होता है उसके आयोनाइजेशन में, ठीक है। उसके आयोनाइजेशन में क्या होता है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है वो कितनी होती है, उसको निकालने का ही फॉर्मूला है आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर, भाई जब स्ट्रांग होता तो 57.1 निकलती, लेकिन निकल कितनी रही है, डेल्टा एच, न्यूट्रलाइजेशन इसके बराबर। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बता दूँ, कि जो HF होता है जब NaOH से रिएक्शन होती है, ठीक है, वैसे तो क्या भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप सोच रहे 57.1 एनर्जी निकलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा निकलती है, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ग्रेटर देन 57.1 इन मैग्नीट्यूड। क्यों ऐसा हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F नेगेटिव विच इज़ ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। मैं आपको और एक बात बता दूं कि F नेगेटिव जो होता है, F माइनस इज द स्मॉलेस्ट एनाइन होता है। कुछ लोग सोचते हैं सर हाइड्रोजन H माइनस छोटा होगा, नहीं, H माइनस बड़ा होता है, F नेगेटिव ही स्मॉलेस्ट एनाइन होता है ड्यू टू लार्ज Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया। हम इस ऑर्डर को कवर कर चुके हैं, आप हमारा वीडियो देखिए कौन सा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वहाँ आपको मिलेगा। कुछ और टर्म में आते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो एंथैल्पी चेंज है वो किस पे डिपेंड करेगा, भाई जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं सॉल्यूशन बनता है, तो वहाँ पे दो तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं। एक तो जो हमारा सॉल्यूट है उसमें लैटिस तोड़ा जाता है, मतलब डेल्टा एच नॉट लैटिस, और जो आयंस बनते हैं या जो पार्टिकल हैं उनका हाइड्रेशन होता है। तो डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन है, डेल्टा एच नॉट लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन, दोनों का सम। फॉर एग्जाम्पल KCl सॉलिड, इसमें पानी मिला दिया तो KCl का सॉल्यूशन एक्वस बन गया। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन, तो क्या होता है भाई, हाइड्रेशन का मतलब है एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर उससे जुड़ जाना। जो कॉपर सल्फेट सॉलिड है तो इसमें केवल 5H2O ही पर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, इसके साथ ऐड होते हैं, तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O जो बन गया, इसी को हम बोलेंगे क्या, कि भाई ये उसका हाइड्रेटेड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर 5H2 है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो जो एनर्जी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन जो होता है डेल्टा एच नॉट, हाइड्रोजनेशन का मतलब जानते हो भाई, सब जानते हैं कि जहाँ पर भी अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो हाइड्रोजन का जो एडिशन है वो हाइड्रोजनेशन हो गया। रेजोनेंस एनर्जी, अब रेजोनेंस एनर्जी निकालने में हमें ये यहाँ पर फॉर्मूला ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रेजोनेंस एनर्जी होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, और यहाँ पे मॉड लेना भी दोनों का, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव नेगेटिव ले लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सब। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, दोनों के मॉड का डिफरेंस क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है, और बाद में रेजोनेंस एनर्जी के आगे एक नेगेटिव साइन लगा दो, क्योंकि ये नेगेटिव होती है, हीट रिलीज होती है। हमने थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने इस थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्पॉन्टेनिटी। तो इस स्पॉन्टेनिटी को समझने से पहले दो टर्म समझेंगे, एक एंट्रोपी और दूसरा गिब्स एनर्जी। हर साल एक क्वेश्चन इस पार्ट से आता है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी में बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपकी वो गलती नहीं होने वाली है। भाई एंट्रोपी क्या है, इसका सिंबल S रहता है। इट इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी इज रिलेटेड विद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विद इन द सिस्टम, ये दूसरा पॉइंट आ गया। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, लोन पेयर ज़्यादा है।
आप ये भी जानते हो, देखो मैं समझाता हूँ, C2H5OH है और CH3OH है, तो C2H5OH में ज़्यादा बॉन्ड हो गए तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना। अब आप कहोगे सर O2 में तो 2 ही बॉन्ड हैं, N2 में 3 बॉन्ड हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है और लोन पेयर का जो साइज होता है वो बॉन्ड पेयर से बड़ा होता है, इसलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। C2H6 C2H4 तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा है। तो जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वहाँ पर एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अब रैंडमनेस किस किस तरीके से बढ़ती है देखो। एंट्रोपी इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग प्रोसेस। जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है, लिक्विड गैस में चेंज होती है या सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, तो वो पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। अब जब वो दूर दूर जा रहे हैं तो उनमें क्या हो गया भाई, डिसऑर्डरनेस हो गया या रैंडमनेस हो गया। दूसरा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। जब कोई आइडियल गैस एक्सपेंड होती है तो वहाँ पर रैंडमनेस बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है। मिक्सिंग ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, दो गैसेस को मिला दो भाई, जैसे N2 है और O2 है ना। एयर मिक्सचर, एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब दो गैसेस को मिलाया जाता है तो वो रैंडमनेस उनमें बढ़ जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। और एक इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ए रिएक्शन। मतलब डेल्टा एन जी जब पॉजिटिव है, जब प्रोडक्ट में गैसियस मोल ज़्यादा है, रिएक्टेंट में गैसियस मोल कम है, तो भी वहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज होती है। और लास्ट में है अपॉन हीटिंग ए सब्सटेंस। तो कोई सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसके अंदर जो एटम है, मॉलिक्यूल हैं, वो सब वाइब्रेट करने लगेंगे, और जब वाइब्रेट करने लगेंगे तो उसके अंदर एंट्रोपी बढ़ जाएगी। डेल्टा एस यूनिवर्स बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स होता है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस है उसके लिए एंट्रोपी चेंज इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, डेल्टा एस बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू है हीट गिवन टू द सिस्टम और टी है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो देखो रिवर्सिबल में सिस्टम और सराउंडिंग्स जो है ना इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसका मतलब दोनों इस समय क्या एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब क्या हो रहा है देखो, सिस्टम को हीट दे रहे हैं सराउंडिंग से, तो सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो प्लस क्यू अपॉन टी इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, और सराउंडिंग से हीट आ रही है तो माइनस क्यू अपॉन टी इसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिवर्स आ गया, डेल्टा एस टोटल आ गया, वो हो जाएगा जीरो। फिर बात करें भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल में सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं रहते, तो दोनों के टेम्परेचर अलग अलग होंगे, कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एस सिस्टम में हो गया प्लस क्यू अपॉन T1, डेल्टा एस सराउंडिंग्स हो गया माइनस का क्यू अपॉन T2। ठीक है, माइनस साइन दिखा रहा है कि सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट हम दे रहे हैं। डेल्टा एस टोटल अगर यहाँ करोगे तो वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि क्यू अपॉन T1 और क्यू अपॉन T2 जब टेम्परेचर अलग अलग है तो फिर उनका सम जीरो हो ही नहीं सकता। ये जो डेल्टा एस टोटल है इरिवर्सिबल में, अब अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो या तो जीरो से बड़ा होगा या कम होगा। सो इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो तो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। फॉर ए रिएक्शन एंट्रोपी चेंज निकालना है तो क्या करेंगे, वही जाना पहचाना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला आता है डेल्टा एस बराबर NR ln V2/V1, और इसकी जगह P1/P2 भी रख सकते हो। एंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, तो ये होता है डेल्टा एस बराबर -2.3R ब्रैकेट में N1 log x1 प्लस N2 log x2। N1 N2 क्या है, मोल्स हैं, x1 x2 क्या है, मोल फ्रैक्शंस। डेल्टा एस फ्यूजन, तो डेल्टा एस फ्यूजन क्या होगा भी, कब होगा, तो वही क्यू अपॉन टी वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्यू अपॉन टी वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन क्यू यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूजन है और टेम्परेचर क्या, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसी वेपराइजेशन में डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस में याद रखो भाई क्यू क्या होता है, जीरो होता है।
तो अगर हम सिस्टम की बात करें फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस तो जीरो ही होगा, लेकिन इरिवर्सिबल में डेल्टा एस नॉट इक्वल टू जीरो होता है फॉर द सिस्टम। गिब्स फ्री एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो गिब्स एनर्जी होता है जी बराबर एच माइनस टी एस, जी बराबर एच माइनस टी एस। इसका डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। केमिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसे बोलते हैं। ध्यान से देख लो, फिर से देखो भाई, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी, टी टेम्परेचर इन केल्विन, और डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। अब ये जो इक्वेशन है यही सोल क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का, कि अगर इस इक्वेशन में सॉल्व करने के बाद डेल्टा जी निगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और अगर डेल्टा जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। फॉर ए रिएक्शन डेल्टा जी निकालना है तो क्या करते हैं, वही सम ऑफ प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कन्फ्यूज होना ही नहीं है ना। हर जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, दो जगह रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। कमेंट सेक्शन में बताओ वही कौन कौन सी जगह रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया था। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। अब डेल्टा जी नॉट क्या है, तो देखो जहाँ भी नॉट लग जाए ना, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, और स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब है जो 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पे मेजर करके निकाली गई है। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन। हम इसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। जब इक्विलिब्रियम आती है तो डेल्टा जी जीरो होता है और रिएक्शन क्वेश्चन क्यू बराबर के हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के। याद रखो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होता है, बट डेल्टा जी नॉट मे और मे नॉट भी जीरो। तो ये आपका देखिए थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट हमने जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन ले लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।